वन प्राइम के लाइव शो में आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी घटना आज फिर देखने को मिली ईस्टर्न लद्दाख में। चीन ने एक बार फिर से वहां पर हिमाकत की है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई, घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। चीन ने एक बार फिर से समझौतों का उल्लंघन किया है। दगाबाजी के लिए चीन कुख्यात है। पेंगोंग लेक के पास पीएलए ने हिमाकत की, लेकिन हमारी फौज ने उस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ गए हैं। मैं आपको एक बार उन सबका परिचय करवा देता हूँ। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर के.एस. कालो साहब जुड़ गए हैं। एम श्रीवास्तव साहब रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ए.पी. सनवरिया साहब फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। दर्शन सिंह ढिल्लों साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ब्रिगेडियर के.एस. कालो साहब, चीन का इलाज क्या है आखिर? ये चीन वहां पर कर क्या रहा है? जी कालो साहब। हाँ जी, अच्छा मेरे से पूछा आपने। जी जी। चीन के इरादे कभी नेक नहीं रहे, ना हैं ना रहेंगे। तो चीन की जो एक बड़ी चीज जो है, जहां तक हमारा और चीन का बॉर्डर्स के जो पिछले लंबे समय अरसे से 62 से भी पहले जो शुरुआत हुई थी, वो बहुत स्पष्ट है। मैं तो बात करूंगा ब्रिटिश इंडिया टाइम के समय भी, जब से 1914 से शिमला एग्रीमेंट हुआ था, तो ब्रिटिशर्स भी उसके बाद कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। मगर कहने का मकसद कि चाइना ना तो बॉर्डर समस्या हमारे साथ हल करना चाहता है। क्यों? अगर वो कर लेता है तो उसकी जो नीति है, जो उसकी सोच है, जो कि सोच सिर्फ भारत के साथ नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ पूरे एशिया में, साउथ एशिया में खास तौर पर अगर हमारे साथ रिजॉल्व कर लेता है, तो जो ये गिटमिट कभी इधर हो गया, कभी गलवान घाटी में हो गया, कभी नथुला में हो गया, कभी अरुणाचल प्रदेश में हो गया, कभी स्टेपल वीजा कर दिया, कभी सिक्किम में, कभी तिब्बत में, वो उसके साथ हमारा मुठभेड़ चलती रहनी है, छोटे मोटे ये करते रहना उन्होंने। तो इसके लिए मैं समझता हूँ दो चीजें हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। डिप्लोमेटिक लेवल पर देखिए, मंत्री लेवल पर भी बातचीत जारी है, हुई भी है। मगर जो पीएलए है, जो उनका थिएटर कमांडर तिब्बत में है, उसकी पॉलिसी इधर चल रही है। वो बहुत स्पष्ट इस जगह तक पहुंचाया। अभी वो पीएलए तो नहीं रहा, मगर उसके आदेश के मुताबिक जो अभी लेख की बात करें, पैंगोंग त्सो फिगर 4, जो मैं खुद जा चुका हूं 1993-92 में, मैं ये कहना चाहता हूं, जब हम पहले पेट्रोलिंग कर रहे थे तो समझते ही नहीं है। जब हमारे 4 से लेकर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे, तो अभी कैसे 1 किलोमीटर आप भी फिंगर 4 से पीछे हटो। ये नया विवाद क्यों है? ये इसलिए है कि वो जो हमारी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसको परमानेंट बॉर्डर नहीं तय करना चाहते, ताकि जो इतना लंबा तकरीबन देखो 3500 की वादियां हैं, बहुत सारे जंगल, बहुत सारी सी जगह है जहाँ के हर जगह पर पोस्ट नहीं हो सकती। तो हम सारे दोनों सेक्टरों में मैं रहा हूँ, मेरे को मानते, इसलिए वो कहीं ना कहीं हर जगह में ऐसी जगह ढूंढ लेंगे जहाँ के वाद विवाद चलता रहेगा, जाते हैं ताकि दबा के रखना चाहते हैं अपने देश को चारों ओर से। देखिए, हमारे जो आसपास में पड़ोसी मुल्क हैं, उनको साथ में जोड़ के रखना चाहते हैं, जो कि स्पष्ट तौर पर अभी सामने आ रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ ये उनकी नीति के अंतर्गत है। देखिए, दलाई लामा भी उनको बहुत कष्ट दे रहा है, तो बहुत सारी समस्या है। तो उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमको दबा के रखना। ठीक है। ए.पी. सनवारिया साहब, डिप्लोमेटिक बातचीत चल रही है डिसएंगेजमेंट की, उसके बावजूद पीछे ये सब क्यों हो रहा है? देखिए वरुण जी, मेरे विचार से चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसकी की नीयत और नीति दोगली है, और आज से नहीं है, ये पिछले सालों से चल रही है
इसकी आदत है कि वो 2 कदम आगे जाता है और 1 कदम पीछे आ जाता है जब कोई रेजिस्टेंस आता है। भारतवर्ष के बॉर्डर पे एलएसी पे इसको पहली बार ऐसा माहौल मिला कि आगे बढ़ने की कोशिश की। आपको मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ वो 15 जून की काली रात जिस वक्त के हमारे जवानों के ऊपर इसने अटैक किया था, वो जो नॉर्थ पैक उसमें गलवान घाटी में। तो पहली बार चाइना को लगा है कि कोई रेजिस्टेंस आ रहा है और उससे ये बौखला जा रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतवर्ष की सरकार को अब एक क्लियर नीति कर देनी चाहिए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, रक्षा मंत्री जी ने कहा और परसों सीडीएस साहब ने कहा है, जनरल रावत जी ने कहा है कि हम उसकी भाषा में ही जवाब देंगे। तो अब जो समय आ गया है वरुण जी, देखिए युद्ध कोई भी युद्ध किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। उससे पहले अभी जो मेरे साथी बता रहे थे डिप्लोमेटिक चैनल होना चाहिए, पॉलिटिकल चैनल होना चाहिए। अरे ये तो मीटिंगें हर रोज हो रही हैं, आज भी त्रिशूल में मीटिंग हो रही है ब्रिगेड लेवल पे, बट इसको मैसेज जो ये मैसेज तो समझ लेता है, लेकिन ये हमारी नर्व को चेक कर रहा है कि हम कितने स्ट्रोंग हैं। ये देखिए इसकी आदत है कि ये करीबन सितंबर अक्टूबर में कुछ प्रॉब्लम करता है। तो मेरी विचार में अब भारतवर्ष को जो देखिए हमारी एलएसी के बारे में इसके विचार तो ये कह देगा मैं तो पूरा लद्दाख तक मेरा इलाका है, ये कह सकता है, बट जो एलएसी बनी हुई है फिंगर 4 में हमारी पिकेट्स हैं, फिंगर 8 के बाद इसकी पिकेट, मैंने वो इलाका देखा हुआ है, लेकिन इसकी नीयत तो हमेशा विस्तार, और अब ये छेड़खानी कर रहा है, ये कहना चाहता है। देखिए डिप्लोमेटिकली ये सारे वर्ल्ड में घिर गया है, कोई भी इसके साथ नहीं है एक्सेप्ट छोटे मोटे आदमी कर करके। दूसरा इकोनॉमिकल क्राइसिस इसके ऊपर आ गया है, जो भारतवर्ष ने किया है मैं मानता हूं भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इस वक्त ये चारों तरफ से घिर गया है। और भारतवर्ष के लिए ये पॉलिटिकल डिसीजन ये लेना, आर्मी, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा वॉर करो, वॉर इज ए बिग थिंग, बट जो एलएसी का इलाका है उसके लोकल कमांड, जो जवान कल जो रात के 1 बजे वो 250 से लेके 400 के जवान उनके, देखिए ये रैकी नहीं थी, ये कोई पेट्रोलिंग नहीं था, इससे पहले वो पेट्रोलिंग कर चुके हैं और ये तैयारी करके आए थे कि उस वेंटेज पॉइंट पे ये अपना एक बार मैं और श्रीवास्तव साहब ये बताइए कि फिर जो टोटल डिसएंगेजमेंट की बात हो रही थी वो तो यानी आई वॉश कर रहा है चीन। देखिए हम टोटल डिसएंगेजमेंट की बात करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन उनका इरादा नहीं है, ये हम जानते हैं। मुझे अगर मैं बताऊं आपको कि 2002 में करीब मैं गया था ले में, वहां पेंगोंग लेक के पास में हम लोगों ने ऐसे इसे आर्मी ऑफिसर के टूर गया था, तो हमें भी था, तो वहां बताया साहब कि लेक आधी हमारी है आधी उनकी है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि साहब इन पर उनके आदमी हमेशा आते रहते हैं, नाव पर आते जाते हैं और हमेशा दिखाते हैं कि हमारी अपनी प्रेजेंस। तो चाइना ये मतलब 18 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। और इसी तरह बारावती में था तो वहां भी आते थे, उनके चरवाए वगैरह करके वो आदमी कैटल ला के चले जाते थे कभी कुछ, ये प्रेजेंस दिखाने के लिए। तो हमेशा ये करता रहा है, ये बहुत लंबी कहानी है। तो ये सोचना कि डिसएंगेज हो जाएगा, ये सोचना कि साहब वो बिल्कुल विड्रॉ कर लेंगे, मैटर क्लोज हो गया और चाइना ने हमारी जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है बिल्कुल मान ली है, तो ये हमारे लिए एक गलत फहमी होगी। आई एम मोर देन कन्विंस्ड ये चाइना जो है एक्सपेंशनिस्ट है और वो अपनी जो है कंट्री की बॉर्डर्स को एक्सपैंड करने के लिए ये कई देशों में लड़ाई लड़ चुका है और ये हिंदुस्तान से भी करेगा। और इस टाइम में वो कोशिश करेगा कि कोई एरिया ले ले जिससे कि बार्गेनिंग पावर रहे, और हमेशा कोशिश करता रहेगा जहां उसको जरा से उसको वीक मोमेंट मिल गया, जो कि हमें अब देने का सवाल नहीं है, कि वो कोशिश करेगा हर सेक्टर में, चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे उधर अरुणाचल प्रदेश के आसपास हो, जहां जहां उसने क्लेम किया है बारावती, वो इंडिया के बॉर्डर पर आना जाता है रोड हेड पर। जी तो दिस एंगेजमेंट तो हमारा ख्याल हमें भूल जाना चाहिए, ये सोच के कि ये नेगोशिएशन से ये काम होने वाला है। करना चाहिए, ठीक है, नेगोशिएशन चलते रहेंगे, बट मिलिटरीली समवेयर वी हैव टू गेट एंगेज्ड हेवीली। हेलन साहब क्या आगे कोई सॉल्यूशन निकलेगा या अभी इस तरह की तो ये झड़प है? यार आपकी वॉइस क्लियर नहीं, तरह दोबारा बताएंगे? योर वॉइस इज नॉट क्लियर। सर मेरा सवाल ढिल्लन साहब से।
अच्छा, ओके जी। हाँ जी, सबसे पहले तो हमें चाइना का एम समझना होगा कि इस अग्रेशन का एम क्या है। चाइना जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको चेंज करना चाहता है, वो एम हमें क्लियर कट समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये पहले से कर रहा है। उसका जो पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर है, काराकोरम हाईवे है, अब जब हमारी त्रिशूल से डीबीओ तक रोड बन गई है तो उसको ये डोमिनेंस बहुत जरूरी है, और ये डोमिनेंस तभी वो कर सकता है अगर वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चेंज करता है। अगर उसको ऑब्जर्वेशन पोस्ट में आता है तो ये उसका पूरा एम है कि एक तरह से आगे फॉरवर्ड पोस्टर में आ जाए। ये देखिए, कहानी अब से नहीं शुरू हुई, ये फिंगर 4 और 8 के बीच में, जैसे सर ने भी कहा है, हमने भी वहां देखा है उस इलाके में, वो वहां पे दोनों का कॉमन एरिया था, पेट्रोलिंग वो भी करते थे, हम भी करते थे, और आमने सामने कभी हो जाते थे तो टल जाता था काम, कभी क्लैश नहीं हुआ था। पर जब 99 में कारगिल में सारे ट्रुप्स विड्रॉ हो गए यहाँ से, तो 4 और 8 के बीच में उन्होंने एक अच्छा ट्रैक बना लिया, और उसके बाद से वहां पे कैंप वगैरह बनाने शुरू हुए, और अभी वो रोड को उन्होंने पक्का करना शुरू कर दिया, पक्के कैंप्स वहां बन गए। तो एक तरह से इरादा उनका पक्का है। दूसरा, बातचीत जो है, बातचीत 75 दिनों से बातचीत बेनतीजा है, और ये बेनतीजा ही रहनी थी। इसका एक सिंपल रीजन है कि बातचीत हमेशा ऊपर से शुरू होती है। पहले कंट्री टू कंट्री लेवल, कोई फॉरेन मिनिस्टर या डिप्लोमेटिक लेवल पे कुछ गाइडलाइन तय होती है कि करना क्या है। अगर चाइना ऊपर से एग्री करे कि हम विकेट करेंगे या नहीं करेंगे या कितना करेंगे, तभी आर्मी जो कमांडर है नीचे वो उसको गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। आर्मी के लेवल पे कोई भी आर्मी 1 इंच भी नहीं छोड़ेगी, खासकर चाइनीज आर्मी, पीएलए पूरी तरह से उनके पॉलिटिक्स के साथ होता है, पॉलिटिशियनों के, तो वो 1 इंच भी, हमारे कमांडर जितनी मर्जी नेगोशिएशन कर लें, वो 1 इंच भी पीछे नहीं जाएंगे। गलवान घाटी में भी अभी जो PP-14 जो पेट्रोल पॉइंट पहले था, जहां तक जॉइंट पेट्रोल जाते थे, वो नहीं है, वो नीचे नाला जंक्शन तक आ गए हैं। वहां पे हमने चलो कुछ टाइम भी 2.5 किलोमीटर वो पीछे चले गए हैं तो एग्री कर लिया है, पर पेंगशो के इलाके में वो बिल्कुल पीछे नहीं गए हैं। उसके 2 रीजन है, एक तो वहां पे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बना लिया है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। दूसरा, वो एक डोमिनेंस वहां तक रखना चाहते हैं कि हम जो त्रिशूल का एयरफील्ड है, सब हाईवे है, तो वहां पे हमारा सारा कुछ जो डोमिनेंस रहे। अभी भाई टावर वगैरह भी लगाए जा रहे हैं जिससे वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस भी कर रहे हैं। ठीक है जी कालो साहब, फिर अगर चीन की ये सोच है तो फिर इलाज क्या है? देखिए, इसका इलाज तो है कि हमें अपनी शक्ति बढ़ानी होगी, हमें डिप्लोमेटिकली। देखिए, हमने तो इवन एट द लेवल ऑफ यूएनओ, अगर 1 साल पहले की बात करें, जब से आर्टिकल 37035A रद्द कर दिया गया, तब से पाकिस्तान ने इसको, चीन को इस किस्म की, देखो उसको के उनकी मत करे, परमानेंट मेंबर है, उसने किया मगर कुछ उसको सफलता नहीं मिली। तो ये जो चीन है, हर साइड में, हमारे मसूद अजहर हो जाए, जहाँ कोई भी मुद्दा होता है यूएनओ के अंदर, वो हमारी मुखालफत करता है, करता रहेगा। तो इसका हल जी कालो साहब से थोड़ा सा हमारा संपर्क छूटा है, वापस उनके पास लौटते। जी कालो साहब, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, देखो कौमांतरी पद्धति पर, देखो हमारी बहुत सारे मुल्क हैं जो हमारे सपोर्ट कर रहे हैं। जे हम कोविड-19 की बात करें, तब भी बहुत सारे मुल्क हैं जो कि देखो चाइना के इस मुद्दे को लेकर जो कि इंक्वायरी करना चाहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई और संस्था हो, तो उसके अंदर वो जाते हैं। मतलब कहने का मकसद है, एक तो ये है डिप्लोमेटिक लेवल पर, कौमांतरी पद्धति पर, दूसरा मिलिटरीली हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। सिर्फ हम गलवान घाटी की या ईस्टर्न लद्दाख की बात नहीं करने चाहता। मैं बात बताना चाहता हूँ, यूं अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में देखो लोकल जो उधर कुछ साल पहले, बल्कि अभी भी पीछे एक MP जो उधर है, जहाँ उधर के लोकल जो भी नेता है वो कंप्लेंट करते रहते हैं कि इनकी पेट्रोल आके फिर उधर वो अपने अड्डे कायम करना शुरू कर देते हैं, कहीं पुल छोटा बना लिया। इसके अलावा जो बड़ी चीज मैं कहना चाहता हूँ ये है कि वो उनके पास पानी तिब्बत
कि उनके पास जहां से सारे दरिया आते हैं वो कंट्रोल है, पानी का कंट्रोल उनके पास है। जहां मर्जी जो कुछ ब्रह्मपुत्र दरिया को उधर जो के उसके अपने इलाके के अंदर डैम बना रहे हैं, पर कंट्रोल उनके पास है। जब भी वो पानी छोड़ सकते हैं। तो बहुत सारी समस्या है, उसके लिए हमें होलिस्टिक अप्रोच बनानी होगी, हमें स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनानी होगी, हमने अपनी जो विदेश नीति है उसे मुड़ से विचार करना होगा। क्योंकि ये बहुत सारी चीजें हैं, पाकिस्तान तो उसकी कठपुतली है ही है। देखिए अभी जो हमारा इलाका जो कि एक कानूनी तौर पर बल्तिस्तान हमारा इलाका है, और उससे पहले जो नॉर्दर्न कश्मीर तकरीबन 5100 स्क्वायर किलोमीटर जो चाइना को दे रखा है, तो वो शक्सम घाटी का जिसके साथ ये लिंक करना चाहता है चाइना अभी, तो ये सारी चीजें हैं। अभी गिलगिट बल्तिस्तान के अंदर उसने पक्के ठिकाने बना रखे हैं। क्यों बना रखे हैं वो? उसके अंदर क्यों उसके अंदर हमने आवाज नहीं उठाई? क्यों? जबकि तिब्बत 1950 में जैसे उसने कब्जे हटका लिया था, अभी हमने बोले नहीं। तो अभी हमें शक्ति बढ़ानी होगी। अगर वो गिलगिट बल्तिस्तान में ठीक है कॉरिडोर के बहाने अभी उन्होंने पक्के अड्डे बना रखे हैं उनका, तो उधर के इतने मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं उनकी, तो मेरे को तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि श्रीलंका की हनवरटोटा जो बंदरगाह है वो 99 ईयर के लिए लीज पर दे रखी है श्रीलंका ने। कहीं ऐसा ना हो जाए कि गिलगिट बल्तिस्तान भी पाकिस्तान चाइना को लीज के लिए दे दे। ऐसा हो सकता है आने वाले समय में, तो फिर क्या होगा? इसलिए हमारी ओवरऑल पॉलिसी जो है वो तय करनी होगी, होलिस्टिक अप्रोच बनानी होगी, मिलिटरीली भी, लोकल कमांडर तौर पर एंड नेशनल इंटरनेशनल पद्धति पर। ठीक है सनवारिया साहब, ये जो बात वो कर रहे हैं श्रीलंका या दूसरे, तो चाइना जिस तरह से दूसरे देशों के आसपास एक सर्कल बना रहा है, ऐसे में इंडिया के पास ऑप्शन क्या है? क्या कुछ कर सकता है इंडिया? बिल्कुल वरुण जी, इंडिया तो बहुत कुछ कर सकता है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं श्रीवास्तव साहब से, कर्नल ढिल्लों साहब से, ब्रिगेडियर कालो साहब से, कि पहले तो हमें ये तय करना है कि चाइना चाहता क्या है। तो चाइना का क्लियर हो गया है इंटेंशन, और चाइना का जो मैंने बताया कि अप्रोच बड़ी दोगली है, क्योंकि उनका करैक्टर ही ऐसा है। वो कहते, हमारे और उनके करैक्टर में बहुत फर्क है। चाइना को सबसे बड़ा, उसका चाइना का ध्येय है कि इस वक्त भारतवर्ष बहुत बड़ी ताकत बन के उभर रहा है, और चाइना नहीं चाहता कि भारतवर्ष इतना बड़ा ताकत बढ़ के उभरे। अभी ब्रिगेडियर कालो कह रहे थे कि पिछले साल 370 और 35A हटाने के बाद जो डेवलपमेंट चाइना चाहता है कि उसके बॉर्डरिंग इलाके में कोई डेवलपमेंट ना हो, ताकि वो उन लोगों को, उन कंट्रीज को जो गरीब कंट्री हैं, जैसे कि कॉरिडोर की बात करी ब्रिगेडियर साहब ने, गिलगिट पाकिस्तान बालिस्तान की बात की, चाइना के पास पैसा बहुत है, उन गरीबों को वो दे रहा है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसके बाद एम बड़ा क्लियर है कि चाइना चाहता है कि मैं सुपर पावर बना रहा हूँ, और ये जो मैन्यूवर कर रहा है वो फिंगर 4 में आगे बैठना या गलवान घाटी के ऊपर बैठना, ताकि एक सुपीरियर पोजीशन से वो बैठ करके वॉच करे, हमारी डेवलपमेंट को रोके। इसका आंसर एक ही है इस वक्त। आज के लिए मैं कह रहा हूं कि LSC के कमांडर को पूरी छूट दी जाए। जो 250 आदमी जो कल उन्होंने फेंक के मारे, जहां इनके बंकर तोड़े बैठे हैं, उनको तोड़ ताड़ के बाहर फेंके, और एक रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ आर्मी एक्शन होना चाहिए। और अगर मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, अगर ये कोशिश करता है कि फुल फ्लैश वार भी करना चाहता है, तो ये राइट टाइम है, उसको सही तरह से जवाब दिया जाए। मेरी फौज पूरी तरह तैयार है, और सारे वर्ल्ड के जितने नेता हैं, सब कंट्रीज हैं, वो श्रीवास्तव साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? श्रीवास्तव साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो आपने क्वेश्चन पूछा था, आंसर क्या है, मैं कोट करना चाहूंगा माओ से तुंग को, जो माओ से तुंग के चाइना के जो गॉडफादर एक ऐसे लीडर थे, उन्होंने कहा था पीस इज एस्टैब्लिश्ड एट द बैरल ऑफ द गन। अगर आप पीस चाहते हैं तो ये है कि इंडिया हैज टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन, सुपर पावर, और तभी जो है आपके जो नेबरिंग कंट्रीज जिनके रिलेशनशिप थोड़े खराब हैं, और जो एक्सपेंशनिस्ट आइडिया है वो दो, इसमें कहने में कोई वो नहीं है। पाकिस्तान और चाइना हमारे दो जाने माने दुश्मन हमारे साथ हैं, उनकी बाउंड्री बिल्कुल लगी हुई है।
अगर हम चाहते हैं कि वो कंटेन्ड रहें तो हमें जो है 1:10 की सुपीरियरिटी लानी है, वेदर मैन पावर, वेदर इज आर्टिलरी, वेदर इट इज आर्मर, एयर पावर, सो दैट दे डू नॉट एवर थिंक ऑफ इन्वेडिंग चाइना इंडिया। अदरवाइज ये करते रहेंगे, उनको जैसा ये डिलन साहब ने बोला ना, स्ट्रेटेजिक गेन उनको चाहिए right up to India so that they can enter and make a corridor and they can enter। इनका इंडिया ही एम नहीं है, इंडिया के थ्रू अभी आगे जाएंगे, they want to enter the complete मिडिल ईस्ट। तो ये जो है चाइना इस तरह रुकने वाला नहीं है। चाइना ने देखिए जब भी हुई है पिछले 40 साल में जगह जगह उन्होंने वियतनाम में ये किया, यहाँ किया, वहां किया और करते रहे हैं। तो इसलिए हमारी बहुत जरूरत है कि हम इसको जो है एक ऐसी job, not only this, immune strength, raise the army level, raise the air force level and befitting reply कि आप उनको 10 किलोमीटर अंदर जाके हम उनको पीछे हटा के आएंगे। और इसके लिए जरूरत है कि हमने ये जरूरत है, ये पीसफुल निगोशिएशन चलते रहें, लेकिन हमें इन निगोशिएशन से, इन डायलॉग से डाइवर्ट नहीं होना चाहिए कि हम अपने एफर्ट बंद करें। We have to become overnight superpower. We have to make all out effort. ठीक। ढिल्लन साहब एक बात बताइए, क्या बहुत लंबा स्टैंड ऑफ चलने वाला है? और हम सुन भी रहे थे, खबरें आ रही थी कि उसी हिसाब से हमारी तैयारियां भी लद्दाख में चल रही है कि स्टैंड ऑफ बहुत लंबा चलेगा। देखिए, जैसे श्रीवास्तव सर ने कहा कि हमें साथ साथ तैयारी भी रखनी चाहिए। मिलिट्री ऑप्शन अलग है और जो बातचीत है वो अलग है, हमें दोनों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए और दोनों चलनी चाहिए। चाइना के साथ सिर्फ हमने एक बॉर्डर पे लड़ाई नहीं लड़नी। चाइना एक रीजन की सुपर पावर है, टेक्नोलॉजी में, मैन्युफैक्चरिंग में, हमें उनको वहां हिट करना है। अभी हमने बातचीत तो चलाई कि चाइनीज गुड्स को बैन करेंगे, चाइनीज का कुछ हमने टीवी की और जो मोबाइल की ऐप बैन करके बात नहीं बनेगी। उनसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो तो जो खाली बैठे हैं टिकटॉक चलाने वाले उनको फर्क पड़ता है, पर एज ए नेशन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे लिए कोई एसेंशियल चीजें नहीं थी वो। तो चाइना को इकोनॉमिकली अभी आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो 2 महीने जो कम हुआ, पर पिछले महीने चाइना की तरफ ट्रेड बढ़ गया। जो कोलैबोरेशन कंपनियों से इनडायरेक्ट हो रही हैं, बहुत सारी टेलीकॉम में इक्विपमेंट चाइनीज का आ रहा है। जब तक हम उन चीजों को रोकेंगे नहीं, और रुकेगा कैसे? आप अपनी इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव बनाइए ताकि वो उनके रेट पे वैसी चीजें प्रोड्यूस कर सके। आज हमारी इंडस्ट्री बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, अगर वो कंपीट करेगी, चाइना की गुड्स बंद होगी। दूसरा, हम चाइना को पहले मॉरली आक्साई चीन को हम चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर कहना शुरू कर दें। वो कश्मीर का हिस्सा है, आक्साई चीन कहने का मतलब नहीं है चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। मॉरली एक स्टैंड हमें ले लेना चाहिए कि वो हिस्सा हमारा है, ताकि हर इंडियन समझ ले कि उसने हमारा हिस्सा दबाया हुआ है। और तभी एक जो मॉरल रिस्पॉन्स है, आप गरीब आदमी से दिवाली के पटाखे बैन करके या लाइटें बैन करके रोक के चाइना को हिट नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े इंपोर्टर ने तो वो लाके फेंक दिए हैं, वो तो बिग ऑलरेडी मार्केट में आ गए हैं। तो जब तक इंपोर्ट बैन नहीं होंगी, बड़े इंपोर्टर बैन नहीं होंगे, गरीब आदमी मरेगा, चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका माल तो बिक गया। ठीक है, तो उसको स्ट्रेटेजिकली घेरना पड़ेगा, इकोनॉमिकली भी घेरना पड़ेगा और मिलिट्रीली भी घेरना पड़ेगा। ठीक है, श्रीवास्तव साहब एक कंक्लूसिव रिमार्क आपका बताइए जी। एक कंक्लूसिव रिमार्क आपका, आगे क्या, इसके बाद क्या? देखिए, इसके बाद ये है कि डायलॉग चलते रहें, लेकिन हमें जो है जो लास्ट ऑप्शन के बारे में सोचना है और तैयार रहना है कि एनी मोमेंट ऑफ टाइम वी शुड नॉट बी टेकन बाय सरप्राइज कि कल रात में ये हो गया, अब हम ये सोच रहे हैं। बिफोर एनीथिंग दे स्ट्राइक, वी शुड बी एबल टू स्ट्राइक एंड स्ट्राइक देम हार्ड, राइट? एंड इसके लिए बहुत मिलिट्रीली एंड पॉलिटिकली at every level the decision has to be taken in advance and just kept ready to come in action। ये एक दिन होना है, अगर जो चीज होनी है तो उसके लिए प्रिपेयर रहना है, rather than हाइंडसाइट से तैयारी करने के लिए। यही मेरा कहना है जी। कालो साहब, एक आपका फाइनल रिमार्क, क्या एक लिमिटेड या फिर कहा जाए कि एक सीमित युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं क्या? Say it again, limited? जी, क्या वहां पर एक छोटा सा वॉर हो सकता है क्या? लिमिटेड वॉर हो सकता है क्या वहां पर? ऐसी कोई आशंका है? देखिए, बात ये है कि एक लोकल एक्शन तो जहाँ के पेट्रोलिंग क्लैश करती हैं, उधर एक पोस्ट की बात है, मगर अगर हम हिस्ट्री देखें
सन 62 के अंदर जबकि हमने फॉरवर्ड पॉलिसी बगैर सोचे समझे हमने कर ली इख्तियार, तो हमारे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। हमने सिर्फ लोकल एक्शन में बोल रहा हूँ, हो सकता है, मगर अगर हम कोई ऐसा स्टेप लेते हैं विच कैन एस्केलेट, हम सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख की बात मत करें, फिर तो इट कैन स्पिल ओवर टू एंटायर 3480 किलोमीटर 3500 के करीब जो हमारा LAC है, उसके साथ साथ हमारा LOC, the whole thing can activate that. We should not give if action has to be taken, it has to be very swift, very limited, very it's so much secretive about it that nobody should get to know. तो कहने का मकसद है we should be then prepared for the consequences, and then it can escalate to a greater level which the Chinese would like. तो फिर are we ready for this two-front war? Ultimately, whenever it happens, if that kind of situation develops, so it is going to be two-front war. Are we prepared for that? We have to ask the question before taking any step. Offensive spirit is very important. जहाँ तक हमारे जवानों का संबंध है, मैं बताना चाहता हूँ कि जो PLA के अभी ट्रुप्स हैं, पहले वाले PLA जबकि उन्होंने बस्तीवार से छुटकारा डाला तो वो अलग थे, अभी तो 3-4 महीने की ट्रेनिंग के बाद उधर आते हैं, तो वो हमारे जवानों का मुकाबला नहीं कर सकते। एनी टाइम एनीवेयर, बगैर हथियारों के, बगैर डंडा सोटा के उनको मार मुकाया, कितना कुछ किया हमारे जवानों ने। तो वो जज्बा जवानों के अंदर बहादुर है, अफसर है, and we can fight a decisive war, all right, but then we have to prepare for this, and at the moment we are fully stocked to face any situation. But we have changed our policy over a period of time. It is not only defensive, it is the offensive defense. We have shown by surgical strike to our neighboring country, we have the capability to strike anytime, anywhere, but a limited action, but prepared for the consequences, which could be very grave. तो इसी नोट के साथ सर आज की चर्चा को यहाँ पर खत्म करते हैं। दर्शन ढिल्लों साहब आपका, ब्रिगेडियर KS कालो साहब आपका, M श्रीवास्तव साहब आपका और AP सरवरे साहब, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस लाइव कार्यक्रम में आप जुड़े, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।